जितना भी केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कशन किया उसमें हम इस बात को अज्यूम करके चले कि इसमें जितना भी रिएक्टेंट है वो 100% यूज हो गया, ठीक है, उसमें कुछ बचा नहीं, ठीक है ना। मतलब जिस रेशियो में रिएक्शन होगा उसी रेशियो में हम रिएक्टेंट को लिए, इसलिए कंप्लीट रिएक्शन हुआ और कुछ भी बचा नहीं है रिएक्टेंट में, सारा का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन जिस रेशियो में ज़रूरत है उस रेशियो में नहीं लेकर के अपने मन से आर्बिट्रली जितना मन है उतना ले लिए, तब क्या होगा, ठीक है। उस केस में लिमिटिंग रिएजेंट पता करना जरूरी है, ठीक है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स वाटर, नाउ बैलेंस इट, ठीक है। So 2 mole reacts with 1 mole of oxygen and gives us 2 mole of water. So this is according to equation, ठीक है। लेकिन जब हम रिएक्शन कराने के लिए गए तो ये भी टीम लिए, ये हुआ अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, ठीक है। और हम आर्बिट्रेरली ले लिए, रिएक्शन कराना है, हम कुछ पता नहीं किए कि कितना लेना है, कितना लेना है कुछ भी पता नहीं किए, बस जितना हाथ में आ गया उतना ले लिए और रिएक्शन करवाना, तो क्या होगा, केमिकल इक्वेशन के हिसाब से लेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा रिएक्शन। लेकिन अब हम कुछ सोचे नहीं, सोचना नहीं है, बिना सोचे समझे रिएक्शन कराना है, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में रिएक्शन कराना है, ठीक है, हाइड्रोजन सिलेंडर लेके आओ, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आओ, ठीक है, और दोनों को मिला दो, हैं, हो रहा है रिएक्शन, रिएक्शन तो होगा ही ना, लेकिन क्या होगा, कंप्लीट रिएक्शन नहीं होगा, या तो हाइड्रोजन कुछ बचा रह जाएगा या ऑक्सीजन कुछ बचा रह जाएगा, क्योंकि हम तो सोचे नहीं हैं कि कितना है ना। अब खाने का कुछ सोचे नहीं कितना खाना है, आ रहा है रोटी, आ रहा है, आने दो, बगल में क्या है, चिकन मटन रखा है, आने दो, क्या हुआ, आया इतना बड़ा कंटेनर डाल दिया, तो पते नहीं हमको कितना, तो बर्बाद होगा कि नहीं, हाँ। वैसा ही सिचुएशन यहाँ हो गया तो क्या होगा, बर्बाद होगा, ठीक है। और देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, बिना सोचे समझे, ये भी 2 मोल ले लिए, ये भी 2 मोल ले लिए, तो क्या होगा, यहाँ 2 मोल 1 मोल के साथ रिएक्शन कर रहा है और 2 मोल वाटर बना रहा है। अब हमने दोनों ले लिया 2 मोल का, क्या होगा, कितना वाटर बनेगा, हाँ। पहले लिए थे ये 2 मोल लिए, ये 1 मोल लिए, दोनों में रिएक्शन हुआ और हमको मिल गया 2 मोल ऑफ वाटर। अब हम हाइड्रोजन भी 2 मोल ले लिए, ऑक्सीजन भी 2 मोल ले लिए, रिएक्शन हो रहा है, कितना वाटर बनेगा, बताओ कितना वाटर बनेगा, हाँ, कितना बनेगा, हाँ, नहीं बनेगा फॉर्मूला, अभी भी 2 मोल ही बनेगा, ठीक है। हम लोग के जैसा नहीं है कि जितना मन हो उतना खा लिया, अच्छा खाना देते तो 2-4 दवा लिए इधर, समझ गए, वैसा नहीं होता है केमिकल रिएक्शन, है कि नहीं, हाँ। दिख गया बड़ा अच्छा खाना है तो 2-4 दब गया ज़्यादा, चलो चलने में भी दिक्कत हो रहा है, ऐसे वो चल रहे हैं, है ना, उठने बैठने में भी दिक्कत हो रहा है, लेकिन दवा लिए, है कि नहीं, हाँ। वैसा यहाँ नहीं होता है केमिकल रिएक्शन में, समझ गए। यहाँ जितना ज़रूरत है उतना ही रिएक्शन होगा, ठीक है ना। पढ़ चुके हैं, डाल्टन्स लॉ पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन पढ़ चुके हैं। सब जगह यही बताता है कि कोई भी जो रिएक्शन होता है एक पर्टिकुलर रेशियो में होता है, कहीं भी रिएक्शन होता है
तो जो एलिमेंट आपस में कंबाइन करता है वो एक पर्टिकुलर रेशियो में ही कंबाइन करता है, तो जैसे मन वैसे कंबाइन नहीं करता, समझ ना। 2 मोल 1 मोल ऑक्सीजन से ही रिएक्शन करेगा। ज़्यादा रोटी दे देंगे डबल तो खा नहीं लेगा, छोड़ देगा 1 मोल, नहीं चाहिए, लेके जाओ। हाइड्रोजन 2 मोल है ना, तो 1 मोल ऑक्सीजन से ही रिएक्ट करेगा, समझ गए। 1 मोल बेकार पड़ा रह जाएगा। तो जब ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो हाइड्रोजन तो कंप्लीटली यूज हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन बचा हुआ रह जाएगा और रिएक्शन रुक जाएगा, क्योंकि रिएक्शन होने के लिए दोनों का होना जरूरी है। ऑक्सीजन अभी भी है हमारे पास, लेकिन रिएक्शन नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन अभी भी हमारे पास है, रिएक्शन नहीं हो रहा है, और हाइड्रोजन कंप्लीटली यूज हो गया। ये हो गया लिमिटिंग रिएक्शन। तो इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएक्शन, बिकॉज ड्यू टू हाइड्रोजन ओनली रिएक्शन स्टॉप्स, ठीक है ना। रिएक्शन का प्रोसीडिंग यहाँ पर हैम्पर हो गया, ठीक है ना, ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो ज़रूरत से कम क्वांटिटी में जो है वही लिमिटिंग रिएजेंट है, और ज़रूरत से जो ज़्यादा है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। सो इट इज इन एक्सेस, सो इट इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट, understood, excess reagent, and this is limiting reagent. Understood? So in any chemical reaction, a particular reagent which is completely used, that reagent is known as limiting reagent, because that reagent only reaction stops there. No proceedings of reactions are taking place further. समझ में आया? So what is this limiting reagent? Now you have understood? हाँ? आ गया समझ में? So you can define limiting reagent. Limiting reagent are the reagent which is completely used up or consumed during the reaction. So what is limiting reagent? Limiting reagent are the reactant which is completely used up or consumed during the reaction. Reaction के दौरान जो रिएक्टेंट पूरी तरह से यूज हो गया, पूरी तरह से वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके अपने आप को खत्म कर लिया, वो लिमिटिंग रिएजेंट। और जो रिएजेंट बचा हुआ रह गया उसको एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं। रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, रिएक्शन नहीं हो रहा है अब, लेकिन रिएजेंट अभी भी बचा हुआ है, रिएजेंट अभी भी हमारे पास बचा हुआ है, वो रिएजेंट क्या कहलाएगा? एक्सेस रिएजेंट। सो दैट्स व्हाई, क्योंकि 2 मोल है हाइड्रोजन तो वो 1 ही मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, और अभी भी 2 मोल ही बनाएगा वाटर। ये 1 मोल रिमेनिंग, 1 मोल रिमेन्स, 1 मोल रिमेन्स, और ये क्या है? कंप्लीटली यूज्ड अप, completely used up or consumed. Understood? So this is your limiting reagent. आ गया समझ में लिमिटिंग रिएजेंट, या नहीं आया समझ में? आ गया ना? नहीं आया समझ में तो थोड़ा मारना पड़ेगा माथा में, ठीक है। तो हम लोग अब लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ लिए, ठीक है ना। अब जो है लिमिटिंग रिएजेंट को के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ये क्वेश्चन है, क्या कर रहा है इसमें? हाउ मच ऑफ द मैग्नीशियम सल्फाइड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 2 ग्राम मैग्नीशियम एंड 2 ग्राम सल्फर। यानी यू हैव बीन गिवन 2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एंड 2 ग्राम ऑफ सल्फर। यू आर प्रोवाइडेड 2 reactant, 2 gram of magnesium and 2 gram of sulfur. Clear? Now reaction has been made between these two. Clear? When these two reacts according to this reaction. This chemical reaction is given.
No need to think over here. It is given. So according to this chemical reaction, magnesium and sulfur react with one another and forms magnesium sulfide. This is your magnesium sulfide. This is magnesium. This is sulfur. Clear? Now you have been asked to find out which is the limiting reagent out of these two. Which one is limiting reagent? Either magnesium or sulfur. Second thing, you have to calculate the amount of one of the reactant. Amount of one of the reactant which remain unreacted. That means you have to find out the amount of the reactant which are in excess. जो ज़्यादा लिया, जो रिएक्शन में बच गया, रिएक्शन में वो यूज नहीं हुआ, उसका नाम बताना है और कितना बचा हुआ है ये भी बताना है। समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। केमिकल रिएक्शन हमारा क्या है? Mg प्लस सल्फर, है ना? It gives you magnesium sulfide. It is already balanced chemical equation, so no need to balance it. How much it is? 1 mole. How much it is? 1 mole. How much it is? 1 mole. That means 1 mole of sulfur reacts with 1 mole of sulfur. 1 mole of magnesium reacts with 1 mole of sulfur and produces 1 mole of magnesium sulfur. Okay? This is according to the reaction. You have taken according to the reaction. Okay? Now we will take according to the question. क्वेश्चन में कहा मैग्नीशियम हमने लिया 2 ग्राम, सल्फर भी हमने ले लिया 2 ग्राम, तो कितना मैग्नीशियम सल्फाइड बनेगा? ग्राम से कुछ पता ही नहीं चलेगा ना, हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम 2 ग्राम है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? ये 2 अपॉन इसका एटॉमिक मास। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है बताओ? एटॉमिक नंबर कितना होता है मैग्नीशियम का? क्या जो डबल कर दो 24। 24 एटॉमिक मास मैग्नीशियम का हुआ, तो कितना हो गया? 1/12 मोल। 1/12 मोल हो गया ना ये, हाँ? और इसका भी निकाल लेते हैं। 2 ग्राम एक्चुअल मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, है ना? 32 होता है सल्फर का, 16 होता है उसका एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास होता है उसका 32। ठीक है ना? तो ये हो गया 1/16 मोल। दोनों बराबर नहीं लिए हैं, दोनों इक्वल क्वांटिटी में होना चाहिए, क्योंकि 1 मोल से रिएक्ट करता है। यहाँ 1/12 मोल है, यहाँ 1/16 मोल है, तो दोनों बराबर है ही नहीं। इसका मतलब रिएक्शन में कुछ ना कुछ बचेगा, और एक तो खर्च हो जाएगा जो कम है, और जो ज़्यादा है वो बचेगा, क्योंकि 1 मोल से रिएक्ट करेगा, 2 मोल से रिएक्ट करेगा, 1.5 मोल से रिएक्ट करेगा, 1.25 मोल से रिएक्ट करेगा, 2.5 मोल से रिएक्ट करेगा। ऐसे नहीं रिएक्ट करेगा, दोनों का नंबर ऑफ मोल सेम होना चाहिए रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए। अब एक ज़्यादा और एक कम रहेगा, क्या होगा? रिएक्शन बीच में ही रुक जाएगा, एक यूज हो जाएगा पूरा और एक बचा हुआ रह जाएगा। आ गया बात समझ में? अच्छा, यहाँ है 1/12 और यहाँ है 1/16, कौन ज़्यादा है? हाँ, 1/16 1/12 में ज़्यादा होगा। दोनों का नोमिनेटर सेम है, दोनों का नोमिनेटर सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर स्मॉल होगा वो बड़ा होगा, तो 1/12 में बड़ा होगा, तो 1/12 ज़्यादा होगा। 1/16 है ये, तो 1/16 ये खर्च होगा, यही बचा हुआ रहेगा, मैग्नीशियम बच जाएगा। ठीक है ना? 1/12 और 1/16 कौन ज़्यादा है? 1/12। ठीक है ना? कम ये है, यही ना खर्च होगा, क्योंकि 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है, ये 1 मोल तो ये भी 1 मोल,
तो अगर सल्फर हमारे पास 1/16 मोल है तो ये भी 1/16 मोल ही यूज होगा, बाकी बचा रह जाएगा। तो एक्सेस को क्या चीज़ है? मैग्नीशियम। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? सल्फर, क्योंकि ये 1/16 कंप्लीटली यूज हो जाएगा। ये पूरा का पूरा 1/12 यूज नहीं होगा। समझ में आया? हाँ ठीक है, इसको डेसिमल में कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जो 1/12 के बदले हम डेसिमल में तो ज़्यादा अच्छा, 0.0824 मोल, ठीक है, 0.0824, और ये हो जाता है 0.0624 मोल सल्फर हो गया ये, ठीक है। और ये हो गया इतना मोल मैग्नीशियम। समझ में आ रहा है? हाँ? अब देखो डेसिमल में देखने पर तो आराम से पता चल रहा है कौन ज़्यादा है कौन कम है। हाँ, फ्रैक्शन में नहीं पता चल रहा था, देखने से सोचने से पता चल रहा। यहाँ सोचना नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर देखने से ही पता चल रहा है 0.08 है, और यहाँ 0.06 है। कौन कम है? 0.06 है ना? आई बात समझ में? तो जो कम रहेगा वही ना खर्च हो जाएगा पूरा, जो ज़्यादा रहेगा उसमें कुछ बच जाएगा। ये 0.06 मोल खर्च होगा, अगर ये 0. तो वो भी उतना ही खर्च होगा ना, तो बचा रह जाएगा ना वो। समझ में आया? हाँ हाँ, यह 0.0624 मोल ऑफ सल्फर which is less than required amount, जितना होना चाहिए उससे कम है। ये भी 0.08 रहता तब तो रिएक्शन होता पूरा, तो कम है ना। That's why completely used, that is completely used up in the reaction। आई बात समझ में? हाँ, thus sulfur is the limiting reagent। ठीक है, समझ में आ गया? तो सल्फर हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर हो गया? हाँ, और ये बचा हुआ रह गया। तो which is the limiting reagent? This is the sulfur, it is limiting reagent, ठीक है। और ये बच गया excess unreacted amount, which remains unreacted। Calculate the amount of one of the reactant which remain unreacted। This remain unreacted एलिमेंट, ठीक है, समझ गया? अब पूछ रहा अनरिएक्टेड अमाउंट भी पता कीजिए। हाँ, तो रिएक्टेड अमाउंट कितना है? 0.06 तो रिएक्शन कर जाएगा तो बचेगा 0.02, ठीक है। यहाँ तक लिख लिए सब? हाँ, so unreacted amount, ठीक है, unreacted amount of magnesium equal to 0.08
24 माइनस 0.0624 इक्वल टू 0.02 क्या है, मोल है, क्या है, मोल है ना, ठीक है। लेकिन दिया है हमको ग्राम में, दिया तो है ग्राम में ना, हमको ग्राम में आंसर निकालना पड़ेगा। ये हो जाएगा 0.024 इंटू 24 ग्राम, ठीक है। 24 दूनी 48, तो 0.48 ग्राम मैग्नीशियम would remain unreacted. So 0.48 gram magnesium would remain unreacted. Understood properly? Or is there any confusion? लिमिटिंग रिएजेंट पर दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। ये लिमिटिंग रिएजेंट पर ही बेस्ट है। यहाँ पर क्या लिया गया है, 50 kg ऑफ नाइट्रोजन लिया गया है और 10 kg ऑफ हाइड्रोजन लिया गया है, और बोथ आर मिक्स टू प्रोड्यूस अमोनिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के 50 kg नाइट्रोजन और 10 kg ऑफ हाइड्रोजन को एक सिलेंडर में मिक्स कर दिया गया। अब इस दोनों के बीच में रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, अमोनिया। कहता है कि इस रिएक्शन में अमोनिया कितना बना। उसके बाद कहते हैं कि आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इन दिस सिचुएशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इस क्वेश्चन में, पिछला क्वेश्चन में सिर्फ हम लोगों ने लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई किया था और एक्सेस रिएजेंट को आइडेंटिफाई किया, और एक्सेस रिएजेंट में हम पता किए कि कितना एक्सेस बचा हुआ, कितना है रिएजेंट। अभी कह रहा है कि लिमिटिंग रिएजेंट पता कीजिए। अगर नहीं भी कहता है इस क्वेश्चन में, मान लेते हैं इस क्वेश्चन में नहीं कहा गया है कि आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमको सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट पता करना ज़रूरी है। अगर हम लिमिटिंग रिएजेंट पता नहीं करेंगे तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो रॉन्ग होगा, ठीक है। क्यों रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पर जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो आर्बिट्रेरली कोई अमाउंट ले लिया गया, 50 kg ऑफ नाइट्रोजन एंड 10 kg ऑफ हाइड्रोजन ले लिया गया, लेकिन ये जिस रेशियो में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, जिस रेशियो में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, उस रेशियो में दोनों को नहीं लिया गया है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला NH3 है, तो उस वहाँ रेशियो हमको पता चल रहा है 1 एटम इज टू 3 एटम, तो 1:3 के रेशियो में एटम नंबर ऑफ एटम्स लेना है, उस रेशियो में ये लिया नहीं गया, तो कम्प्लीटली तो खर्च नहीं होगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा जिसमें हमको ये पता लग जाए देख करके कि हाँ भाई इसमें जो है जिस रेशियो में एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन करता है उस रेशियो में जो है रिएक्टेंट नहीं लिया गया है, इसका मतलब है कि इसमें हमको लिमिटिंग रिएजेंट सबसे पहले पता करना होगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो कम्प्लीटली यूज्ड हो गया, इसलिए उसके कंपैरिजन में हम डेटा को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रिजल्ट सही आएगा। लेकिन अगर हम किसी भी रिएक्टेंट के सहारे कैलकुलेट कर लें, अब जो एक्सेस में बचा हुआ है, जो एक्सेस रिएजेंट है तो बचा हुआ ही है रिएजेंट, लेकिन हम पूरे अमाउंट को कैलकुलेशन में यूज कर लेंगे तो हमारा तो रिजल्ट रॉन्ग आएगा। रिएक्शन ही नहीं हुआ तो अमाउंट तो कम बनेगा प्रोडक्ट, जब उस अमाउंट तो कम बन रहा है, लेकिन हमको दिख रहा है कि भाई हम लिए हुए हैं 50 kg हमारे पास, 50 kg है हमारे पास, तो हम कहेंगे 50 kg के हिसाब से हम कैलकुलेट करें कि अमोनिया कितना बना है, अब बचा हुआ है नाइट्रोजन, ठीक है। ऐसा सपोज करें, हम तो कैलकुलेशन किए नहीं है, पता नहीं है कौन बचा है कौन खत्म हो गया, ये तो अभी पता करने से पता चलेगा। तो जो बच गया एक्सेस में जो है, अगर उसके हेल्प से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रिजल्ट तो रॉन्ग आएगा ना, क्योंकि हम यहाँ पर कोई थियोरेटिकल कैलकुलेशन करने नहीं जा रहे हैं ना, प्रैक्टिकल करेंगे ना। कोई भी केमिकल रिएक्शन में रियलिटी में जितना चीज़ बना है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो रियलिटी में जो बनता है उसी को तो हम कैलकुलेट करेंगे ना, थ्योरी में तो कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग प्रैक्टिकली कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कि कितना बनता है। जो एक्सेस में बचा है उससे कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि उससे कैलकुलेशन करने से हमारा रिजल्ट रॉन्ग आएगा। अब इसको हम ब्लॉक बनाते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना है
इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो उसमें लिमिटिंग रिएजेंट कहे या नहीं कहे हमको निकालना है, ठीक है। और अगर सारा का सारा रिएक्टेंट यूज हो जाता है, कुछ नहीं बचता है, कोई भी रिएक्टेंट बचता ही नहीं है, तो सारे के सारे रिएक्टेंट यूज अप हो गया, तब उसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। कुछ बचेगा, कुछ यूज हो जाएगा, जो यूज हो गया वो लिमिटिंग रिएजेंट, जो बच गया वो एक्सेस। लेकिन कुछ बचा ही नहीं है रिएक्टेंट, तो कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता है। ये याद रखो। अब हम लोग शुरू करते हैं, इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है। रिएक्शन में क्या है, नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन से और अमोनिया गैस बना रहा है। इसको हम पहले बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। ये बैलेंस हो गया। तो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, है ना, रिएक्शन के हिसाब से 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और 2 मोल अमोनिया बनता है। मतलब क्या हुआ कि जितना भी नाइट्रोजन लेंगे उसका 3 गुना हमको हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। अगर इस केमिकल रिएक्शन को देखेंगे तो इससे क्या पता चलता है कि जितना भी हम नाइट्रोजन लेंगे उसका 3 गुना हमको हाइड्रोजन लेंगे, तब इसका 2 गुना बनेगा अमोनिया। तो जो 1:3 के रेशियो में हम लेंगे रिएक्टेंट को, इन दोनों को 1:3 के रेशियो में लेंगे तो कम्प्लीटली यूज्ड अप हो जाएगा, कोई जो है लिमिटिंग रिएजेंट नहीं रहेगा, कोई एक्सेस नहीं रहेगा। लेकिन जब इस रेशियो में नहीं लेंगे, किसी डिफरेंट रेशियो में ले लेंगे इस दोनों को, तो एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा और एक एक्सेस होगा। तो देखते हैं कि कौन इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन एक्सेस है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नाइट्रोजन हमने कितना लिया है 50 kg। तो ये जब 50 kg है तो ये क्या हो गया 50 × 10⁻³ ग्राम हो गया। क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जो है हम कैलकुलेट करते हैं ग्राम से, ना कि केजी से, इसलिए चूँकि क्वेश्चन में केजी में लिया गया है हम उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि हमको कैलकुलेशन हमेशा याद रखना है केमिस्ट्री में नंबर ऑफ मोल्स में करना है। कैलकुलेशन हमेशा नंबर ऑफ मोल्स में करना है और किसी यूनिट में नहीं करना है, इस बात को याद रखेंगे। तो हम लोग क्या किए 50 kg है उसको हमको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है। 50 kg का मतलब हो गया 50 × 10⁻³ ग्राम। अब ये क्या है नाइट्रोजन है ना, तो 50 × 10⁻³ ग्राम जो है ये एक्चुअल मास है, ठीक है। एक्चुअल मास को हम लोग क्या करेंगे, इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके मोलार मास से अब डिवाइड करते हैं। नाइट्रोजन का मोलार मास कितना होगा 28 होगा, ठीक है। एक नाइट्रोजन एटम का 14 होता है, तो 2 का कितना होगा 28 होगा। नाइट्रोजन है ना ये, इसका एटॉमिक मास कितना होता है 14 होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14 होता है। 2 नाइट्रोजन है तो 2 × 14 28। अब ये हो गया मोल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो फाइनली जो आएगा आपका रिजल्ट कितना आएगा, ठीक है 17.86 × 10², ठीक है 10² मोल। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्यूब में रखेंगे तो अच्छा रहेगा, तो हम लोग करेंगे 1.786 × 10⁻³ मोल, ठीक है। तो हमारा जो है 50 kg का मतलब हो गया 50 kg का मतलब हो गया 1.786, क्या हो गया 1.786 × 10⁻³ मोल हो गया नाइट्रोजन, ठीक है। 50 kg का मतलब हो गया 1.786 × 10⁻³ मोल हो गया। अब ये 3 मोल है, इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं।
ठीक है, ये कितना होगा, ये 3 मोल बोलते हैं। हाइड्रोजन हमने कितना लिया है, हाइड्रोजन 10 kg लिया गया, हाइड्रोजन कितना लिया गया है, 10 kg। ठीक है, तो 10 kg का मतलब क्या हो गया, 10 × 10⁻³ ग्राम। अब इसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो क्या हो गया, एक्चुअल मास है। तो एक्चुअल मास को हम लोग मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर ऑफ मोल्स आएगा। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 2 होगा ना, 2 एटम होता है एक हाइड्रोजन में, तो ये हो गया 1 × 2, ये हो गया इतना मोल हो गया। ये कितना होगा, इसको घटाएंगे कितना आएगा, 5 × 10⁻³ मोल। इतना हो गया हमारा हाइड्रोजन, इतना मोल हो गया हमारा नाइट्रोजन। ठीक है, इतना मोल हाइड्रोजन हुआ, इतना मोल नाइट्रोजन हुआ। ठीक है, अब आपको पता चल गया। अब देखो दोनों अमाउंट नहीं है 1:3 में। अब हम देख सकते हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन को 3 मोल हाइड्रोजन का जरूरत पड़ता है। तो 1.786 × 10⁻³ मोल नाइट्रोजन है, तो इसको कितना जरूरत पड़ेगा, इसका 3 टाइम्स जरूरत पड़ेगा, लेकिन ये 3 टाइम्स से कम है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कंप्लीटली यूज्ड हो जाएगा, ये कंप्लीटली यूज्ड अप हो जाएगा, क्योंकि कम है ना। ठीक है, जरूरत है जितना उससे कम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, we can see here that 1.786 × 10⁻³ मोल nitrogen, 1 mole of nitrogen requires 3 mole of hydrogen, 1 mole of nitrogen requires 3 mole of hydrogen। तो इतना मोल ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, 3 गुना चाहिए हमेशा, 1 के लिए 3 चाहिए, तो हमेशा 3 गुना हाइड्रोजन जरूरत पड़ेगा। 1:3 के रेशियो में रिएक्शन हो रहा है, 1 मोल नाइट्रोजन तो 3 मोल हाइड्रोजन, यहाँ भी 1:3 के रेशियो में रिक्वायर होगा। तो वी कैन क्लियर दैट दिस मच मोल ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्स 3 × 1.786 × 10⁻³ मोल हाइड्रोजन। दैट इज कितना होगा, ये दिया 18 के 8, बाकी है 8 या 24 है 25, बाकी 2। ठीक है, 17 या 51, 51 2 53। तो 5.358 × 10⁻³ मोल H2 का रिक्वायरमेंट है ना। 5.358 × 10⁻³ मोल हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजन को कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए, लेकिन है हमारे पास 5 × 10⁻³ मोल H2 ही है, क्योंकि हमने 10 kg ऑफ H2 लिया है, वो हो गया 5 × 10⁻³ मोल हाइड्रोजन ही है हमारे पास, जबकि रिक्वायरमेंट है 5.358 × 10⁻³ मोल हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या हो गया, ये रिक्वायरमेंट से ये कम है, रिक्वायरमेंट इतना है हाइड्रोजन का और हमारे पास इतना ही है, तो ये कम्प्लीटली यूज्ड अप हो जाएगा, इसलिए ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ठीक है, Here H2 is available less than the required amount. Okay, thus completely used up. Thus hydrogen is limiting reagent. So hydrogen is a limiting reagent.
तो एक क्वेश्चन पता चल गया, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। नहीं भी करता तो भी हमको लिमिटिंग रिएजेंट पता करना पड़ता है। ठीक है, देखिए क्यों पता करना जरूरी है, ये भी समझना पड़ेगा ना। यहाँ क्या है, 1 मोल 2 मोल बना रहा है अमोनिया, और 3 मोल हाइड्रोजन 2 मोल बना रहा है, तो कंप्लीटली यूज तो ये ना हुआ है। तो ये इसका इस 3 मोल जो है 2 मोल के साथ 3 मोल हाइड्रोजन 2 मोल अमोनिया बना रहा है। अब यहाँ पर हम 1 मोल लिए, लेकिन 1 मोल तो यूज होने हो रहा है, 1.786 नाइट्रोजन जो है ये पूरा यूज ही नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ ये बचा रह जाएगा ना, क्योंकि इसको कंप्लीट यूज करने के लिए हाइड्रोजन चाहिए 5.358 इंटू 10 पावर 3 मोल, और हमारे पास 5 इंटू 10 पावर 3 मोल ही, इसलिए बचा हुआ ही रह जाएगा। तो टोटल तो यूज हुआ नहीं, तो हम 50 kg से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि 50 kg में, क्योंकि 50 kg पूरा यूज हुआ ही नहीं है। 50 kg पूरा यूज नहीं हुआ, कुछ बचा हुआ रह गया है। हमारे पास कितना है 1.786 इंटू 10 पावर 3 मोल, इतना मोल यूज हो जाता अगर रिएक्शन में, तब हम इसके सहारे कैलकुलेट कर सकते थे। लेकिन इसमें तो नाइट्रोजन बचा हुआ ही रह गया, जो बचा हुआ नाइट्रोजन है जो रिएक्शन ही नहीं किया, तो वो प्रोडक्ट के अमाउंट को कैसे डिसाइड कर सकता है। प्रोडक्ट तो उतना सही बनता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, जो अमाउंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया वो प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट होगा। इसलिए अगर हम नाइट्रोजन के हेल्प से कैलकुलेट करेंगे अमोनिया के, तो हमारा रॉन्ग रिजल्ट आएगा, प्रैक्टिकली कुछ आएगा, थियोरेटिकली कुछ आएगा। लेकिन हमारा प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली दोनों ही रिजल्ट सेम आना चाहिए, तो उसके लिए लिमिटिंग रिएजेंट का पता करना ज़रूरी है। हम लिमिटिंग रिएजेंट से कंपैरेटिव स्टडी करके निकाल लेंगे कि कितना जो है बना है। ठीक है, एक्सेस अमाउंट में जो है उससे हम नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सेस अमाउंट का मतलब क्या हो गया कि कुछ अमाउंट जो है रिएक्टेंट का वो रिएक्शन में यूज ही नहीं हुआ, तो जब वो यूज नहीं हुआ तो उसके चलते तो प्रोडक्ट बना नहीं, तो बिना प्रोडक्ट बना ही हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट हमको नज़र आएगा थियोरेटिकली कैलकुलेट करके, और प्रैक्टिकली देखेंगे तो कम आएगा, तो हमारा रॉन्ग हुआ ना। तो मैथमेटिकली थियोरेटिकली भी जो रिजल्ट आ रहा है वही प्रैक्टिकली रिजल्ट होना चाहिए, तो प्रैक्टिकली जो रिजल्ट है वही हमको थ्योरी और मैथ में देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को ध्यान रखना है इस बात का कि हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट के हेल्प से ही प्रोडक्ट के अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे, न कि एक्सेस अमाउंट वाले से करेंगे, क्योंकि एक्सेस अमाउंट वाला से पता ही नहीं चलेगा कि कितना प्रोडक्ट बना है। ठीक है, ओके। तो हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया, अब इससे हम लोग पता करेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट यही है, इसका अमाउंट कितना है, इतना है, इससे पता करेंगे। जगह की कमी है तो हम जरा मिटा देते हैं इस सबको। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे 3 मोल H2 forms 2 mole ammonia. Okay, therefore 1 mole H2 forms 2/3 mole ammonia. ठीक है, therefore यही अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन ना 5 इंटू 10 to the power 3 मोल हाइड्रोजन would form 2/3 into 5 into 10 to the power 3 मोल अमोनिया, इतना ही अमोनिया बनाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे तो हो जाएगा। 2 को डिवाइड कर देते हैं 3 से, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, इस सारे को, अब इसको इतना मोल आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे इसको आएगा 0.66। ठीक है, 18 दो आएगा इंटू 5 इंटू 10 to the power 3 मोल NH3।
अगर नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं, 0.66 इंटू 5 इंटू 10⁻³ मोल है ना। अब हमको क्या करना है, ग्राम में मास निकालना है, क्योंकि ग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, तो ग्राम में निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 17 से मल्टीप्लाई करेंगे। 17 क्या है, अमोनिया का मोलार मास है, ऐसे निकलेगा। नाइट्रोजन का 14, ठीक है। नाइट्रोजन का 14 हो गया, और हाइड्रोजन NH3 है ना, ये हो गया 1 इंटू 3, तो ये ग्राम हो गया। ठीक है, अब इसको केजी में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। 0.66 इंटू 5 इंटू 10⁻³ इंटू 17, ये हो गया 17, डिवाइडेड बाय 10⁻³ 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये जाएगा केजी। ठीक है, ये और ये कट जाएगा, फाइनली हमारा क्या आएगा, फाइनल जो आएगा हमारा नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फाइनली जो है ये तो कट जाएगा, तो बच जाएगा ये, और ये बच जाएगा। ठीक है, तो 17 में जो है 0.6666 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 102 102 2 2 1 1, 2 के बाद दे देंगे डेसिमल, तो आ जाएगा, और फिर 11.22 इंटू 5 हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई किए, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 22 बचे 110। ठीक है, 11 बचे 55, 1 56, आ जाएगा 56, क्योंकि ये और ये तो कट जाएगा। 56 इंटू 10 kg, ठीक है, ऑफ अमोनिया वुड बी फॉर्म। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हुआ, इतना अमोनिया बनेगा। 56.10 kg जो है अमोनिया बनेगा, ये ध्यान रखने की बात है। ठीक है, क्लियर। तो देख लेना, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ हो तो उसको ठीक कर देना। पॉइंट है यहाँ, पॉइंट यहाँ पड़ गया, 11.22 इंटू 5, ठीक है, ये 250, इतना हो गया हमारा, इतना केजी जो है अमोनिया बनेगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स में देना है तो इन्हीं पर छोड़ देंगे, तो अगर नंबर ऑफ मोल्स देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स टोटल हो गया 5.36 इंटू 10⁻³ मोल, ये हो जाएगा 5.36। अगर इसको हम नंबर ऑफ मोल्स में ही कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 5 गुना कर लोगे, हो जाएगा 2/3 दिया हुआ है, तो इस हिसाब से आप लोग गुना कर लेंगे। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। 3 मोल्स 2 मोल बनाता है तो 2/3 है, हिसाब से इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर नंबर ऑफ मोल्स में ही कैलकुलेट करना है तो कितना बनेगा वो भी देख लेंगे। तो आगे आप लोग जो है कैलकुलेशन करके तैयार करें।
इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 6 पचे 30, फिर 0, 6 पचे 30 और 3 33, तो 3.30 इंटू 10 टू द पावर 3 मोल NH3 बनता है। ठीक है, अब इसको अगर इस हिसाब से भी 1751 कर देंगे तो इसमें भी 17 ग्राम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेशन में थोड़ा बहुत पॉइंट में रिजल्ट गड़बड़ाता है, एग्जैक्टली देंगे तो एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा, तो जैसा हम लोग वैल्यू पुट करेंगे उसके हिसाब से आएगा। ठीक है, ओके।